नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनपाल वन रक्षक के लिए स्पेशली। वैसे आप सभी जानते हैं कि अपनी ये साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है। रफ्तार टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं और दोस्तों एडवांस साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये विज्ञान के वो प्रश्न है जो दोस्तों रटने योग्य है, जो एग्जाम में लगभग संभावित आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? ठीक है, ये सारी जानकारी अपन बीच क्लास में या फिर एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन देखें और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, और जल्दी से आपको आंसर भी देना है। ये लो, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था, या फिर जिसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? खगोल शास्त्र से संबंधित है, या फिर चिकित्सा से, या फिर ज्योतिष शास्त्र से, या अभियांत्रिकी से? तो प्यारे दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र से थे ये हिप्पोक्रेटस, और चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। याद रखना दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? हिप्पोक्रेटस माने जाते हैं। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम पढ़ेंगे ये हमारे इस क्लास में है, वैसे MCQs है, लेकिन आप लोग फिर भी इसको अच्छे से रट लीजिएगा कि भाई चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक रॉबर्ट बॉयल है, और रसायन विज्ञान के जनक की बात करें केवल तो दोस्तों एवोजियर है, एंटोनी एवोजियर, और आधुनिक रसायन के बॉयल है। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद का जनक जो है वो वरीस कहलाता है, वरीस है, और वर्गीकी का जनक जो है वो लीनियस है। जीवाश्मिकी का जनक की बात करें लियोनार्डो विंसी है, याद रखना दोस्तों। और आनुवंशिकी के जनक की बात करें तो मेंडल है, आप सभी जानते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक की बात करें एडवर्ड जेनर है, और कवक विज्ञान के जनक की बात करें तो ये माइक केली है, और जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो अरस्तु है। दोस्तों अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन जरूर करें, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पुटअप होने के चांसेज है। ठीक है, विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। क्लियर है? तो आपका अगला क्वेश्चन है समय मापक विज्ञान है। देखिए दोस्तों, समय मापक विज्ञान कैसा विज्ञान है? होरोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, टोमोग्राफी है, हाइड्रोलॉजी है। तो इसके संदर्भ में भी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आगे, थ्योरेटिकल जो है हम कह सकते हैं टेबल आ जाएगी आपके सामने, तो उसको भी आपको रटना पड़ेगा। ये टेबल आपको ज़रूर रटनी है। ये शाखाएं हैं दोस्तों, होरोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, जो समय मापक विज्ञान जो है वो होरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एपीकल्चर एक विज्ञान विधि है जो किस उत्पादन से संबंधित है, ये आपको बताना। उत्पादन से संबंधित है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। देखिए, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किस उत्पादन से संबंधित है? तो फूलों की कृषि से, या फिर रेशम से, ये आप लोग बता दीजिए। आसान क्वेश्चन। या फिर शहद से? बोले सर यहाँ पर एपीकल्चर पूछा है ना, तो एपीकल्चर मधुमक्खियों के शहद से संबंधित है। ठीक है, तो कई बार शहद ना करके मधुमक्खियाँ ऑप्शन दिया होता है, तो मधुमक्खियाँ कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे शहद दे रखा है तो शहद को लॉक करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले ये वैज्ञानिक जो विधियाँ हैं दोस्तों, जो भी वैज्ञानिक अध्ययन है ये, ठीक है, शाखाएं हम कह सकते हैं, तो सिल्वीकल्चर ये हम वन संवर्धन में पढ़ते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट ही लेना आप लोग। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन दोस्तों, यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, अभी हमने पढ़ा एपीकल्चर शहद से संबंधित है, तो कई बार मधुमक्खी पालन भी ऑप्शन में होता है। ठीक है, सेरिकल्चर रेशम का उत्पादन, जो कि यहाँ पर भी आपको याद रखना है। पीसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन, ये व्यापारिक मत्स्य उत्पादन की बात है। हॉर्टिकल्चर की बात करें ये फलों की कृषि है, और फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फूलों की कृषि है।
ओलवी कल्चर की बात करें जैतून की कृषि है, और वीटी कल्चर की बात करें अंगूर की खेती है। प्यारे दोस्तों, मैंने इतने ही शाखाएं यहाँ पर ऐड करी है, सारी करी होती तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती। अगर आपको लगता है कि सर हम तो पूरी पढ़ेंगे तो आप पूरी याद करके जाइए, अगर वो नहीं पढ़ सको पूरी तो इसको तो याद करने ही करने हैं, जहाँ तक मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के ये क्वेश्चन जो पूछे गए वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए। जैसे ये लो, पेडोलॉजी निम्न में से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, निम्न अध्ययन से संबंधित है वैज्ञानिक अध्ययन से, तो इनमें से किससे संबंधित है? पेडालॉजी। तो पेडालॉजी मिट्टी से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी हमने अभी पढ़ा क्या? अभी पढ़ा ना पोमोलॉजी के भाई फलों का अध्ययन होता है, सॉरी फलों की कृषि होती है, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है दोस्तों, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में, ठीक है। और एक पैरालॉजी होता है, जिसमें क्या होता है? पैरालॉजी में क्या होता है दोस्तों? स्पंजों का अध्ययन होता है, स्पंज जो होते हैं स्पंजों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया था आपका, और बड़ा आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ट्राइबोमिनल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का सही जवाब जाएगा। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जो है ट्राइबोमिनल हो जाएगा। क्लियर है? और अगला क्वेश्चन, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। देखिए, हाइड्रोलॉजी, क्रायोजेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स या साइबरनेटिक्स। तो राइट आंसर आपका साइबरनेटिक्स ही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य जो स्वचालन व संचार का अध्ययन करता है, तो यहाँ पे है जो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। हाइड्रोपोनिक्स अभी हमने देखा है ना, हाइड्रोपोनिक्स अभी हमने देखा, तो हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है ये आप लोग बता दीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर? जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन, या फिर जो है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? डी ऑप्शन, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन यहाँ पे जो है हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्कृति के विज्ञान विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी संस्कृति के विज्ञान विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। और एक होता है ईथोलॉजी, जैसे कि ये रहा ईथोलॉजी। इसमें क्या होता है? ईथोलॉजी में क्या होता है? ईथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। देखिए मैं बोल देता हूँ, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, त्रिआयाम में लेजर किरण या फिर लेजर किरण जिसे हम बीम बोलते हैं की सहायता से छायाचित्र जो है बनाने की विधि का नाम क्या है? ये आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा होलोग्राफ बोल सकते हैं, ग्राफी बोल सकते हैं। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये लीजिएगा, भौतिकी विज्ञान की कौन सी शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है लॉक हो जाएगा। क्वांटस मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की एक शाखा है दोस्तों, याद रखना, जो कि अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, इन सभी सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। प्यारे दोस्तों समझ गए ना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो था वो लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका?
पौधों का मानव के हित से संबंध। ऑप्शन नंबर बी है जो सही कथन होगा आपका, पौधों का मानव के हित से संबंध। वेरी गुड। अभी तक जिन्होंने भी 11 में से बी ऑप्शन 11 में से जिन्होंने भी लगभग 5 या फिर 7 भी सही किए हैं तो आप बेहतरीन स्थिति में हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से जो है टॉपिक से रिलेटेड हो जाते हैं, तो टॉपिक से रिलेटेड हमारे लिए थोड़ा और भी कठिन हो जाता है। माइकोलॉजी के संबंध किसका अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत या इसके अंदर किसका जो है अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कवक। माइकोलॉजी तो कवक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और हाँ, ये शैवाल को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल को। तो दोस्तों कवक जो है, कवक का क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। कवक माइको, फाइको शैवाल। ओके। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। दोस्तों जल्दी से, विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो वो होता है एनाटॉमी, ठीक है। और इसमें ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है। वैसे आप सबको जानकारी होनी चाहिए ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों, ठीक है। और हीमेटोलॉजी में क्या होता है, हीमेटोलॉजी में रुधिर रोगों का जो है क्या होता है, अध्ययन होता है, ठीक है ना प्यारे साथियों। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फिलहाल बी ऑप्शन हो जाएगा। हीमेटोलॉजी में रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में क्या किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो वहीं एनाटॉमी में पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन के द्वारा जो सीखा जाता है या अध्ययन किया जाता है। और नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो ये तो अगर आप करें तो बायोनिक्स हो जाएगा राइट आंसर। बायोनिक्स, जो भी भाई बहन बायोनिक्स बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन प्रदर्शन है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, जबरदस्त, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, समय की अवधि का अध्ययन है। क्रोनोलॉजी हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो क्रोनोलॉजी किसका है, क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना माने कि सर एग्जाम में नहीं पूछे गए, आप बना कर लेके आए, ऐसा नहीं है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी पेपर को या फिर प्रीवियस ईयर गाइड को कोई भी उठाकर देख सकते हैं। क्लियर। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी, अभी हमने बात करी थी। और फलों के जो उत्पादन के लिए जो की जाने वाली कृषि होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इससे संबंध में हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ओके सर, हम लोग याद रखेंगे जी, बिल्कुल याद रखना होगा आपको। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओस्टियोलॉजी का अध्ययन, अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको एडवांस्ड में बताया कि ओस्टियोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वो कंकाल तंत्र, क्या सही बात है, कंकाल तंत्र, तो अस्थियां हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। और कंकाल तंत्र अगर आपने पढ़ा होता तो अस्थियां आप कर ही लेते, गलत नहीं करते, ये श्योर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक जो है ये किससे संबंधित विज्ञान है, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, उच्च तापमान में नहीं किया जाता, ये किया जाता है निम्न तापमान में। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर, परफेक्ट मैच दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के विज्ञान अध्ययन को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन को। सीधी बात है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है, ऑर्थिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दो चीजें और बताऊंगा मैं आपको साथ में, लिम्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, तालाबों, झीलों या फिर जो भी ये हम कह सकते हैं छोटे से या फिर इस प्रकार के जो होते हैं जिसके अंदर जीव होते हैं,
जैसे तालाब हो, चाहे झील हो, चाहे कुएं हो, तो उसके अंदर जो जीव रहते हैं उन जीवों का अध्ययन, तो तालाबों झीलों के जीवों का अध्ययन दोस्तों वो क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और हर्पिटोलॉजी यहाँ पे ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर जो सरीसृप होते हैं प्यारे दोस्तों, सरीसृपों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, वो जो है हर्पिटोलॉजी कहते हैं। हरपट, हरपट सर्पी सरीसृप, ऐसे याद रखना आप लोग। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा यूं जा रहा है, मनुष्य में परिजीवी या फिर परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए, और मैंने आपको जो एक सिलेबस दिया था दोस्तों, आपको याद हो तो सिलेबस मैंने ये दिया था कि वनपाल में हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप कहेंगे तो वो वीडियो मैं पुनः वापस डाल दूंगा, लेकिन आप लोग अगर 8 से 10 दिन पीछे की वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि हम 50 दिन के अंदर कैसे तैयारी करें। वैसी वीडियो मैंने दी थी, वो वैसे ही वीडियो 1-2 दिन में और दे दूंगा। आप कहोगे तो 30 दिन का। ठीक है, अब 30 दिन ही रहे हैं वैसे आपके एग्ज़ाम को। तो देखिए उसमें मैंने एक बताया है कि आपको शाखाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़नी है, तभी जो है आप वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा शाखाओं का तो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेलमिन्थोलॉजी हो जाएगा, हेलमिन्थोलॉजी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और मेलाकोलॉजी में क्या, मेकाकोलॉजी में क्या होता है, मोलस्क का अधिकार नहीं, मोलस्क का अध्ययन होता है। हाँ, अधिकार भी कह सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कीट विज्ञान का अध्ययन, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कीट विज्ञान का अध्ययन। ये जंतु विज्ञान का एक अंग है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। किसका, कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन किया जाता है, बस इतना ही तो है, और क्या है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ओडोमीटर का संबंध किससे है, ये बता लीजिएगा आप लोग। ओडोमीटर का संबंध जो है किससे है। ओडोमीटर दाब, गति, वेग, दूरी। बोले सर ओडोमीटर तो दूरी हो जाएगा, ओडोमीटर दूरी, ओडो दूरी। ठीक है, ओडो दूरी। ठीक है ना, याद रखना ओडोमीटर, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं ओडी जो है ये क्या करती है, ओडी दूरी निकालती है, मतलब कि दूरी निकालती है कौन, ओडी। ठीक है, बस याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हवा की चाल नापी जाती है। हवा की चाल जो है दोस्तों, जो भी हवा की चाल होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, ये मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, वायु के बल को मापा जाता है, गति को मापा जाता है, उसकी दिशा को भी मापा जाता है कि किस साइड में है। ठीक है, तो एनीमोमीटर हवा एनीमोमीटर, क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है दोस्तों, ये आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सी राशि जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो ये भूकंप की तीव्रता के लिए, ये तो बड़ा आसान है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। मैंने आपको बताया भूकंप की तीव्रता को मापना हो तो या तो हम रिएक्टर का प्रयोग करते हैं या फिर रीचर स्केल का प्रयोग करते हैं। रीचर एक स्केल भी इसको बोलते हैं हम लोग, रीचर स्केल। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि भूकंप का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं दोस्तों, भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं, सिस्मोग्राफ में करते हैं। सिस्मोग्राफ में ऐसे क्वेश्चन बन जाए ना तो बड़ा आनंद ही आ जाए, क्वेश्चन बड़ा आसान था ये। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान क्लासेज की जो ऐप आ गई है ना, उस टेस्ट में भी आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण जो है किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो ये एंडोस्कोप से किया जाता है। एंडोस्कोपी कहा जाता है ना कि एंडोस्कोपी करवाइए, तो यहाँ पे है जो शरीर के आंतरिक भागों का।
ठीक है, अंदर के भागों का, उससे एंडोस्कोपी की जाती है, पता चलता है कि जो है किस प्रकार का रोग है, अंदरूनी रोग क्या है क्या नहीं है ना, अंदरूनी जो भी है अंग है उसके बारे में पता लग सकता है डॉक्टर्स को। अगला क्वेश्चन है ईसीजी क्या है, ईसी और जी, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों ये हृदय का पता लगाने के लिए है ना, हृदय की जो भी गति होती है उसकी जांच करने हेतु ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम कहते हैं कार्डियोग्राफ भी इसी के संदर्भ में कहते हैं, कार्डियोग्राफी तो इसी के संदर्भ में कहते हैं ना। बिल्कुल जो है राइट आंसर आपका था नंबर 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर बनेगा। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर है जो स्टेथोस्कोप हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल है जो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगर आप नोट डाउन करते हैं तो और भी बेहतर है, मतलब कि जो भी हृदय की ध्वनियाँ होती है, धड़कनें होती है, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, इनमें से किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अल्टीमीटर को लॉक करें क्या हम लोग, बिल्कुल सर अल्टीमीटर को लॉक कर दीजिएगा सर। और आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है, कौन सा उपकरण हवा के दबाव मापने के काम आता है, तो वो होता है बैरोमीटर दोस्तों, बैरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। वायु के दाब को अगर पता करना हो, है ना, वायु का दबाव नापना या फिर दाब को पता करना हो तो बैरोमीटर का प्रयोग करेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए नंबर 31 दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। मैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है, ये बता लीजिएगा। मैनोमीटर से किसका मापन किया जाता है, गैस का दाब, वायु का दाब। देखिए मैनोमीटर तो गैस का दाब, वायु का हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ठीक है गैस का दाब जो है राइट आंसर हो जाएगा, गैस का दाब मैनोमीटर, ठीक है। और बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर में होता है हवा या फिर वायु का दाब, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को जो है क्या कहा जाता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों ये कहा जाता है एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण को कहा जाता है वो एक्टियोमीटर कहा जाता है, ठीक है। और केस्कोग्राफ किसको कहा जाता है, ये पौधों की वृद्धि हो रही है या नहीं, पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को हम कहते हैं केस्कोग्राफ उपकरण कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। और बैरोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और समुद्र की गहराई सामने तक किसमें मापी जाती है, किससे मापी जाती है दोस्तों। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, और 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ, 21 में नहीं सॉरी 22 में, सॉरी 22 क्या 20 में, 2020 का, ठीक है, उसका मुझे अभी भी याद है। ये क्वेश्चन मैंने चिल्ला के कहा था कि समुद्र की गहराई, ये जो है ना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और बिल्कुल 100% आया भी था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेदोमीटर हो जाएगा। और मैंने उस टाइम विज्ञान की 200 क्वेश्चंस की PDF दी थी, उनमें से 3-4 क्वेश्चन आ गए थे वैसे। तो वो खैर थोड़ा सा कंपटीशन में PTT का एग्ज़ाम की बात करें, वो कंपटीशन में इतना नहीं होता है, कंपटीशन हाई नहीं होता उसमें, तो इस प्रकार से आ जाते हैं। बट यहाँ पर हमारे लिए ये जो है ना ये गहराई वाली बात होगी, थोड़ा गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पे काम बन पाएगा। फेदोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यूँ पूछा जा रहा है कि भाई बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। समुद्र की गहराई सामान्य जो है हमने पढ़ा फेदोमीटर, तो दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो कहलाता है वो नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, ये बता दीजिएगा आप लोग, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तापमान को मापने के लिए। तो प्यारे दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज़। देखिए एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, वैसे हाँ पता है आपके 30 सेकंड जो है वो ज़रूर ख़राब होंगे, ठीक है ना, लेकिन आप कमेंट ज़रूर किया करें, उससे मेरा हौसला और अफजाई होता है और आपके लिए मैं और बेहतर करने के प्रयास करता हूं। और आपका ऐप जो है
कल सुबह ही लॉन्च किया जाएगा, कल सुबह की ही डेट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जो है हमारे साथ जुड़े रहना है, और अगर हो गया तो आज शाम को ही लॉन्च कर दूंगा ऐप, ठीक है। आज शाम को ही ऐप लॉन्च करने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी, और अगर आज नहीं हुआ तो कल ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, थोड़ा इजी देता हूँ। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन की सर इसका आंसर ये होता है। और आज की विज्ञान की क्लास आपको कैसी लगी, ये क्लास कंटिन्यू रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल तो है जो आप ये कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान क्लासेज आप गूगल में जाकर लिखोगे तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर फ्री कंटेंट उपलब्ध है, ठीक है। और बिल्कुल जो है आप सभी इसको विजिट ज़रूर करें गूगल में जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।